चीज है जो आपको पढ़ना है। लेकिन ये एक जो हम कवर करवा रहे हैं तो क्या ओवरव्यू हम करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग घर में कम से कम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और कुछ अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो हमको बताइएगा जरूर। क्योंकि क्या है, ये सीएमए प्रोफेशन है और इसमें क्या है कि मतलब बीकॉम की तरह ये नहीं कि यहाँ पे जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही आ सकते हैं। तो आप लोगों को घर में भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और कम से कम स्कैनर। अभी एक्चुअली मेरे पास स्कैनर है नहीं। हाँ, मेरे पास अगर स्कैनर उपलब्ध रहता तो वहां से मैं क्वेश्चन कुछ करवाता। तो आप लोग कम से कम स्कैनर भी आप लोग देखते रहिए। कम से कम लास्ट 5 ईयर्स मतलब 10 टर्म्स, 10 टर्म का जो हो गया। तो आप स्कैनर देके कम से कम उसका आंसर ना फॉलो करें। तो ये क्या है, हमेशा ये चेंजेस होते रहता है, हर फाइनेंस एक्ट में ये चेंज होता रहता है हर साल। अभी जैसे इस साल का जो 23rd 24th, सॉरी 24th अभी आने वाला है। 24th 25th जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसमें क्या होगा, फिर से एक्ट पारित होगा, उसमें भी कुछ चेंजेस रहेंगे। तो आप लोग आंसर उतना ना देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन देखते रहिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो भी जी पैटर्न सेम रहता है। तो आज हम लोग चलते हैं एग्रीकल्चर इनकम पढ़ने। एग्रीकल्चर इनकम जैसा आप लोग जानते हैं कि इट्स एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अभी मैं सही मायने में मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नोट्स नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास नोट्स नहीं है, इसलिए मैं इंस्टीट्यूट का ही बुक फॉलो कर रहा हूँ। इसमें से ईच एंड एवरी मैं सोच रहा हूँ कि आज रीड करके आप लोगों को बताऊंगा पूरा का पूरा, क्योंकि ओनली दिस इज ओनली 10 पेजेस। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2(1)A में इसका डेफिनेशन है। तो सबसे पहले जब मैं पहले बताया था तो अब उस समय क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। क्योंकि इसमें क्या आता है, रीजन ऑफ एग्जम्पशन क्या रहता है कि फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। वहां पे एक आर्टिकल, तो वहां पे क्या बताया गया कि जो सेंट्रल टैक्सेशन है वो पूरा का पूरा जो पावर है वो किसको दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया है। इसीलिए क्या होता है, ये एग्जेम्प्ट रहता है। अब स्टेट इसको जैसे लेके चले, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर प्योर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसका आप देखिए सेक्शन 2(1) में डेफिनेशन दिया गया है एग्रीकल्चर इनकम का। इसको मैं पढ़ूंगा, धीरे धीरे आप लोग सुनिए। रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। अब एग्रीकल्चर इनकम कैसा बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं? एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे पिक्स नहीं है, फोटोज नहीं, तो मैं आपको दिखाता। जैसे मान लीजिए कहीं खेत है। खेत में क्या होता है, हम लोग एक छोटा सा कमरा बना देते हैं, या तो उसमें सर्वेंट क्वार्टर रहे, या तो कभी पक्षियां जो मतलब ये कृषि को जो उपज को नुकसान कर देती हैं। जैसे हम लोग पूर्वांचल के हैं तो वहां पे नीलगाय नीलगाय बुलाता है, तो नीलगाय आके सारा का सारा वो क्या करती है, एग्रीकल्चर को खा लेती है, मतलब जो भी अनाज हो गया। तो वहां पे घर बना दिया था, वहां पे भैया जो भी घर के लोग सदस्य हैं या तो किसी को स्टाफ को ही रख दिए कि तुम क्या करो, उसको देख रेख करो। तो वो जो जो वो घर बना है वो उस पर्पज के लिए है क्या, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हम बनाए हैं। तो इसमें डेफिनेशन में एकदम क्लियर करना है कि जो यूज कर रहे हैं जो लैंड का, या लैंड पर बने हुए जो बिल्डिंग्स का या हाउसेस का जो भी हम यूज कर रहे हैं, वो किसके पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। अगर पूरा का पूरा पर्पज मेरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वहां पे अगर हम घर बना रहे हैं कुछ और उससे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट में बना रहा हूं, मैं रोड कुछ किनारे बना रहा हूं, तो सारा का सारा वो एग्रीकल्चर पर्पज में ही आएगा और सारा का सारा एग्जेम्प्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम जो सेक्शन 2(1) में बोला गया है, रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। लैंड से कुछ रेंट आना चाहिए। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, कृषि के ऑपरेशन से मेरा कुछ इनकम आना चाहिए। तीसरा क्या है, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, बिल्डिंग अटैच टू एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, तो अगर कोई फार्म हाउस बना दिए हम, या कोई बिल्डिंग बना दी, जैसे बिल्डिंग बना दिए फॉर द पर्पज कि वहां पे स्टाफ रहेगा और मेरा देख रेख करेगा एग्रीकल्चर का, तो वो सारा का सारा एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए ही माना जाएगा, वो सारा का सारा क्या रहेगा, छूट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिए सेक्शन 2 में बोला गया है, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। रेंट और रेवेन्यू, एनी रेंट और एनी रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, किसी लैंड से अगर कोई रेंट आ रहा है विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, क्या है, ये इंडिया में आना चाहिए कि नहीं, फॉरेन लैंड में नहीं आना चाहिए, एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो सेक्शन 2(1) में एग्रीकल्चर इनकम जो बताया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम बताया जाएगा कि बाद में बताया कि ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन जरूर क्लियर रहना चाहिए आपको कि कौन सा एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो एग्जाम नहीं आएगा।
तो यहाँ पे ये बताया गया है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। पहला कि वो इंडिया में सिचुएटेड रहना चाहिए और यूज्ड क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, कृषि के उद्देश्य के लिए यूज होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को हम सबलेट भी कर देते हैं, जैसे बाद में आएगा कि हम अब एग्रीकल्चर से बटैया बोला जाता है हिंदी में, कि मारा मान लीजिए मेरा एग्रीकल्चर लैंड हम बटैया में दे दिए, रेंट में दे दिए, उस रेंट आ रहा, वो भी रेंट भी एग्जेम्प्ट रहेगा क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज के लिए है। लेटिंग और सब लेटिंग, मान लीजिए मैंने किसी से लिया फिर किसी को दे दिया, तो मैंने जिसको दिया उसको सब लेट कहलाएंगे पहले वाले से। जैसे मान लीजिए ए ने बी को दिया, लेट कर दिया, लेट माने किराए पे दिया, बी ने क्या किया, सबलेट कर दिया सी के लिए, तो क्या होगा, सारा का सारा ये एग्रीकल्चर पर्पज में भी आएगा। ठीक है। अगर इनकम बाय प्रोसेस है, देखिए इनकम फ्रॉम प्रोसेस, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय द परफॉर्मेंस बाय कल्टिवेटर receiver of rent in kind of any process ordinarily employed by them to render the produce raised or received by him fit to be taken to market। तो इनकम फ्रॉम प्रोसेस से भी कुछ हो रहा है तो क्या रहेगा, एग्रीकल्चर इनकम ही में ही काउंट होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, अगर किसी चीज को हम बेच रहे हैं, मान लीजिए वहां पे कुछ अनाज हुआ उसको हम बेच रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वो आपका एग्रीकल्चर में ही आएगा। अब देखिए इसके बाद और थोड़ी सी इसमें चीजें आएंगी, जैसे मान लीजिए आप शुगर केन मतलब गन्ना की खेती कर रहे हैं और गन्ना ही बेच दे रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका एग्रीकल्चर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस शुगर केन को शुगर में मतलब चीनी में परिवर्तित करते हैं बाय द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग शुगर विद द हेल्प ऑफ शुगर केन, तब जो चीनी बनेगा, जो शुगर बनेगा, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, वो एग्रीकल्चर लैंड में, वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। तो यहां पे क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो अगर जो मतलब अब जैसे मान लीजिए कि आटा है, मतलब आटा नहीं सॉरी गेहूं, व्हीट या राइस, अगर व्हीट या राइस को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको वैसे वैसे बेच दे रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर व्हीट को फिर हम उसको मतलब आटा में परिवर्तित कर दे रहे हैं, फ्लावर जिसको बोला जाता है, फ्लावर जिसको बोला जाता है, तो क्या हो गया, वो फ्लावर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द व्हीट, तो उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे भी, अभी यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे और क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या है, एग्रीकल्चर इनकम एट ए ग्लांस, अभी तो समझ में आ गया ना। पहला एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2(1) में क्या रहना चाहिए, सिचुएटेड इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बताया गया है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड फ्रॉम अदर एसेट्स, फ्रॉम अदर एसेट्स जो है वो सेक्शन 2A में कवर्ड नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, 2A में 2(1)A, यहाँ पे 1A होना चाहिए, यहाँ पे A लिख दिया गया, 2(1)A, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और देखिए फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। देखिए सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया हुआ तो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि इस सेक्शन में डेफिनेशन ही बता दिया गया है कि एग्रीकल्चर लैंड शुड बी इन इंडिया, वो इंडिया में ही रहना चाहिए। अगर हम बाहर की बात करेंगे तो बाहर क्या हो गया, अब्रोड हो जाएगा या फॉरेन लैंड में हो जाएगा, तो उसको एग्रीकल्चर लैंड में डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया देखिए एरो लगा के दिया गया है, नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन। अब सिचुएटेड इन इंडिया है, लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, लैंड यूज्ड फॉर अदर पर्पज। अगर अदर पर्पज है तो नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन, और लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज है तो एग्रीकल्चर इनकम होगा, तब इसको एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। तो अगर आपको ये डायग्राम जो है अगर ये भी याद रहेगा तो आप एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन लिख सकते हैं अंडर सेक्शन 2(1)A कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो लैंड से होता है जो कि सिचुएटेड इन इंडिया होता है और जिसका यूज हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए करते हैं उस लैंड को, और सारा का सारा जो नीचे हुआ सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया वो कवर नहीं होगा। लैंड है बट क्या उसका पर्पज हम यूज एग्रीकल्चर के लिए नहीं कर रहे, वो भी नहीं आएगा।
तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, बस आपको अभी तक जो पढ़ाया सेक्शन 2(1) पढ़ना है। 2(1) के डेफिनेशन में जो चीज दिया हुआ है, सिचुएटेड इन इंडिया लैंड रहना चाहिए, उसका हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं बस, और ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है अभी। अब इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कभी कभी आपके एमसीक्यू में दे सकता है कि कैन यू प्लीज फाइंड आउट दैट बिलो इंस्टेंसेस आर द एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, जैसा क्वेश्चन पूछा था 1 2 3 4, आप उसमें सेलेक्ट कीजिए कौन सा राइट है। तो ये जो इंस्टेंसेस है, इंस्टेंसेस में क्या लिया गया, इंस्टेंसेस में से एग्जांपल एग्रो इनकम, एग्रीकल्चर को क्या जी एग्रो शॉर्ट में बुलाता है, एग्रो बिजनेस जैसे बोला था, एग्रो एग्रीकल्चर मतलब एग्रो। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन एक्सेट्रा इज एन एग्रो इनकम। कोई भी हम कमर्शियल प्रोडक्ट्स कुछ भी कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स इज एन एग्रो इनकम। फूल पौधे क्रीपर्स जो भी यूज कर अगर हम ग्रोइंग करेंगे तो क्या होगा, इनकम में, एग्रो इनकम में आ जाएगा। प्लांट्स सोल्ड इन पॉट्स आर एन एग्रो इनकम प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म। प्लांट सोल्ड इन पॉट्स, पॉट्स में जो प्लांट बेचा जाता है, वो भी एग्रो इनकम में कहलाएगा, प्रोवाइडेड द बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म। बेसिक ऑपरेशंस में क्या हुआ, मान लीजिए हम लोग प्लांट किसको कलमी जैसे हम लोग करते हैं कि हम भैया एक प्लांट है बड़ा प्लांट, उसमें का टहनी काट के उसको किए, उसको फिर प्रोड्यूस किए, तो सारा जो बेसिक ऑपरेशन है वो रहना चाहिए, और पॉट्स में बेच रहे हैं तो वो एग्रो इनकम ही कहलाएगा। देखिए सर, आप लोग सुने भी होंगे कॉन्सेप्ट, जिसके पास एग्रो इनकम है 5,000 से ऊपर और नॉन एग्रो इनकम है, उसकी टैक्सेबिलिटी अलग होगी, तो वो चीज इसमें लास्ट में आएगा। हमेशा उसको कंफ्यूज नहीं करना है कि अरे एग्रो इनकम भी रहेगा नॉन एग्रो इनकम रहेगा तो कैसे करेंगे, वो आएगा लास्ट में आएगा, वो इसी चैप्टर में है वो। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसके मतलब प्योर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मेरा अदर इनकम कुछ नहीं है भैया, मेरा एग्रीकल्चर इनकम ही है। और जो जो चीज एग्रीकल्चर से आता है, हाँ, रेंट दे दिए या तो एग्रीकल्चर लैंड, या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने के बाद जो उसमें प्रोडक्ट हो रहा है उसको हम बेच रहे हैं, नॉर्मल जो प्रक्रिया होती है एक एग्रीकल्चर एक कृषि क्षेत्र से, वो सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तब वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अब देखिए तीन इन इंस्टेंसेस हम लोग पढ़ा है। चौथा क्या है, रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर। एनी रेमुनरेशन, सैलरी या कमीशन रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज एग्रो इनकम। अगर देखिए रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, किसी भी अपने पार्टनर को, अपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 होगा शायद, आपने उसे पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टनर एंटर हो रहा है तो उसको हम लोग एक तो कंट्रीब्यूशन करते हैं, उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग क्या रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है। कभी कभी क्या रहता है कि उसको सैलरी भी देना पड़ता है, जितने भी पार्टनर्स है देना पड़ता है, क्या है, एज पर द पार्टनरशिप डेट। तो अगर हम सैलरी दे रहे हैं या तो हम कमीशन दे रहे हैं, तो सैलरी कमीशन जो भी हुआ ये इसको क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से एग्रो इनकम माना जाएगा, और वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज एन एग्रीकल्चर इनकम। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम ए फर्म। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि हम कैपिटल जमा करेंगे तो मिनिमम कितना 6% इंटरेस्ट है। हाँ, उसमें अगर जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप एक्ट अपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा कि अगर वहां पे क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन इज साइलेंट, देन यू कैन अज्यूम दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल इज 6%। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। तो जितना 6% रहेगा वो क्या रहेगा, एग्रो इनकम। और एग्रो इनकम क्या होता है, एग्जेम्प्ट रहता है, तो छूट हो जाएगा। इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑन ऑफ ट्रीज और ग्रोन ऑन denuded parts of the forest after replanting and by carrying on subsequent operation is an agro income। कोई भी हम लोग जैसे मान लीजिए सागौन का पेड़ होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग लगाते हैं अपने, जैसे खेत हो गया, उसके अगल बगल जो मेड़ होता है, उसमें हम लोग कभी कभी प्लांट लगाते हैं। वो प्लांट क्या होता है, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद उसकी कुछ अच्छी वैल्यू मिल जाती है, वो भी अगर हम लोग बेचेंगे तो भी क्या होगा, एग्रो इनकम में आपका कंप्यूट होगा। हाँ, compensation received from insurance company from damage caused by hailstorm
to the green leaf of the SSC tea garden is agriculture income. Further, no part of such compensation consists of manufacturing income, as such compensation cannot be appointed under Rule 8 between manufacturing income and agriculture income. अभी Rule 8 आएगा जी, Rule 8, Rule 7, 7A, 7B, 7C, ये सारी चीजें आएंगी अभी। उसमें क्या बोला जाता है कि पार्शियल को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और पार्शियल को नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब बिजनेस इनकम। जैसे वहां पे ये बताया जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास रबर प्रोड्यूस कर रहे हैं या टी प्रोड्यूस कर रहे हैं या कॉफी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका सर्टेन परसेंटेज, मतलब सर्टेन परसेंट मैंने हमेशा 50 से ऊपर ही क्या होता है एग्रो इनकम माना था और वो एग्जेम्प्ट रहता है। तो वो सब चीज आगे आएगा। तो कंपेंसेशन अगर मिल रहा है, कंपेंसेशन में क्षतिपूर्ति, अगर मान लीजिए आपके खेत है, टी का गार्डन है, उसमें कुछ स्टॉर्म के द्वारा अगर हानि हो गया और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है और इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो कंपनसेशन जो इंश्योरेंस के रूप में मिला है वो आपको एग्जेम्प्ट रहेगा, वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। Number 7, any fee derived from land used for grazing of cattle being used for agriculture operation is an agro income. अगर कोई लैंड है जो हम यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल, मतलब कैटल लोग वहां पे चल रहा है, मतलब जो घास वास ये सब लगा दे रहा है, उससे अगर कुछ हमको फीड डिराइव हो रहा है, तो वो भी, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे विदेश में आप जाइएगा तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे लोग, यहाँ पे जैसे क्या होता है अपने इंडिया में, अपने जाइए या तो घरों में बुलाते हैं लोग जैसे फ्लैट में और कार वॉश हो जाती है, या तो शॉप में ले जाइए जहाँ कार वॉश होती है वहां कार वॉश कराइए। लेकिन यूएस में क्या है कि वहां पे कार वॉश खुद करना पड़ता है जी। तो ऐसा नहीं कि अपने घर में करना पड़ता है, क्योंकि मशीन्स कहाँ से आएगा। तो वहां पे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैंने प्लेटफॉर्म बनाया 10 गाड़ियों का, और 10 गाड़ियां को एक संग धुलाई कर सकते हैं, तो वहां पे धुलाई कौन करेगा, खुद ऑनर ऑफ द कार ही करेगा। तो सेम वैसा ही यहाँ पे मान लीजिए किसी ने अपने एक जगह बनाया है, वहां पर खेत बना दिया है अच्छा से, कि वहां पे आके चर सके, मतलब खा सके कैटल लोग, खाना पीना जो भी घास ग्रास या ऐसा चीजें, तो वो भी वो रेंट पर देते हैं। तो वैसे रेंट को भी अगर मिल रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा कि इट्स अ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। Or any income derived from sapling or seeding grown in nursery shall be deemed to be the agriculture income. नर्सरी से रिलेटेड अगर कोई सैपलिंग या सीडिंग हम लोग कर रहे हैं, हाँ, तो वो भी क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम आएगा। इंस्टेंसेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, देखिए पहला इंस्टेंसेस क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। लगेगा आपको एग्रीकल्चर इनकम है, बट वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। जैसे देखिए यहां पर मैंने क्या बताया कि अगर आप रेमुनरेशन दे रहे हैं पार्टनर को या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर को, तो वो क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम होगा। लेकिन अगर सैलरी किसी को दे रहा है अदर देन द पार्टनर्स को, तो वो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि वो जॉब कर रहा है। पहला देखिए एग्जांपल वही है, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी बिजनेस हैविंग एग्रीकल्चर इनकम। मान लीजिए मेरा एग्रीकल्चर इनकम है, मेरे पास 100 एकड़ जमीन है और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास स्टाफ लोग हैं, मैं उनको सैलरी दे रहा हूं, तो उस स्टाफ के लिए जो सैलरी मुझसे मिल रहा है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है एग्रीकल्चर इनकम से, लेकिन भैया एग्रीकल्चर इनकम से डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, लेकिन डिविडेंड आपके लिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लडिंग द लैंड विद सी वाटर इज नॉन एग्रो इनकम। इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लडिंग, आप देखिए हम लोग गए थे एक बार सोमनाथ मंदिर जो द्वारकाधीश है, वहां पे देखिएगा बहुत मतलब समुद्र जो है वहां पे ये सारी चीजें होती हैं जो सॉल्ट बनाने का जो काम होता है। टाटा ने भी वहां पे लिया हुआ है, मैंने देखा वहां पे। तो वहां पे देखिएगा लाइन से सॉल्ट बनाने का, मतलब जो भी है किनारे किनारे बनाया जाता है समुद्र के किनारे। और वहां पे जो जमीन होता है उसी को यूज किया जाता है। तो अगर कुछ हम सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, और वहां से कुछ इनकम आ रहा है, तो वो नॉन एग्रो इनकम होगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रूल है वो रूल बन गया है। आप ये नहीं बोल सकते हैं सॉल्ट भी तो खाने पीने का चीज है, ये भी तो एग्रीकल्चर रहना चाहिए। तो वो सारी चीजें एम्बिग्यूटी में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बन गया है रूल उसी के हिसाब से हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम फिशरीज, पोल्ट्री, डेयरी, बटर एंड चीज मेकिंग एक्सेट्रा इज नॉन एग्रो इनकम। अब देखिए
जो भी मत्स्य पालन होता है, हाँ छूट मिलता है, हम ये नहीं बोलते छूट नहीं मिलता, लेकिन उसको एग्रो इनकम में नहीं रखा जाता है। ये एग्रो इनकम का डेफिनेशन कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसके बारे में बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि फिशरीज के ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा, हाँ, बट फिशरीज, पोल्ट्री, डेयरी, बटर एंड चीज, बेकिंग, ये एग्रो इनकम में नहीं आएगा, इसको दूसरे में रखा जाता है। ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक जो भी क्या है, मान लीजिए जो भी जीवित है, मान लीजिए कि अगर गाय हो गया, बुफेलो हो गया, जो भी लिविंग स्टॉक है, लिव स्टॉक है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। तो ऐसा बहुत सारा चीज दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस इज नॉन एग्रो इनकम। देखिए छोटा छोटा चीज है, लेकिन कितना बड़ा चीज है कि रॉयल्टीज माइंस से मिल रहा है। तो माइंस लगेगा कि यार एग्रो में रख दिया जाए कि नहीं रखा जाए, कंफ्यूजन आ रहा है। तो आप लोग को एक बार ये जरूर पढ़ना चाहिए कि जो क्या क्या नॉन एग्रो का इंस्टेंसेस है। तो रॉयल्टीज जो भी है, रॉयल्टीज क्या होता है जी, आप लोग रॉयल्टी चैप्टर में पढ़े होंगे। जैसे हम बुक्स के बारे में बताया कि मैंने बुक्स लिखा, रिटन बाई, मान लीजिए मैंने भी लिखा टैक्स का बुक, और जितनी उसकी कॉपियां बेची जाती है उसके ऊपर क्या होता है, हम लोग को रॉयल्टी मिलता है। तो एक तो बुक्स के ऊपर रॉयल्टीज हो गया। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि माइंस के ऊपर, माइंस के ऊपर, या तो जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी सरयू नदी, नदी यहाँ पे जो है हमारे अयोध्या के पास, वहां भी कितने लोगों ने वहां पे भी कितना बालू निकालते, सैंड, तो उसके ऊपर भी रॉयल्टी रखता है, पर्ची कटता है कि भैया कितना आपने निकाला, उसके ऊपर आप रॉयल्टी, एक फिक्स परसेंटेज रहता है, फिक्स अमाउंट रहता है, वो देना पड़ता है। तो अगर माइंस के केस में भी अगर रॉयल्टी है तो वो क्या होगा, नॉन एग्रो इनकम में आएगा। और ये तो 12 पता, इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई लैंड जो इंडिया के बाहर है वो नॉन एग्रो लैंड में आएगा। भले हम वहां पे, मान लीजिए अमेरिका में मैंने 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन लिया है, ठीक है, भले हम वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वहां के इनकम को, वहां के लैंड को हम एग्रीकल्चर इनकम में, इंडिया के एग्रीकल्चर इनकम में नहीं लेंगे, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़िएगा। अब देखिए यहां पे, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 21A पढ़ा, एग्रीकल्चर इनकम किसको बोला जाता है, ऐसा लैंड जो इंडिया में हो और जिसको हम एग्रीकल्चर के यूज में ला रहे, उसको एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 21A बोला जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम का इंस्टेंसेस क्या था, तो हम लोगों ने मान लीजिए कि पार्टनर को सैलरी दे रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, हाँ, और हम लोग कोई जूट कॉटन कुछ बना रहे हैं, फ्लावर्स उगा रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ, तो ये सारी चीजें जो भी हुई वो क्या हो गया, सारा का सारा एग्रीकल्चर इनकम का इंस्टेंसेस है। नॉन एग्रीकल्चर का इंस्टेंसेस बहुत सारा है। अगर हम सैलरी दे रहे हैं अपने स्टाफ को, डिविडेंड दे रहे हैं किसी को, सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिशरीज पोल्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या आएगा, आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। रॉयल्टीज अगर दे रहे हैं माइंस में, माइंस मतलब क्या होता है, माइंस खनन जो बोला जाता है, तो वहां से माइंस अगर निकाला था उसके ऊपर जो रॉयल्टी मिलती है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम बोला जाएगा। तो यहाँ पे हुआ। अब देखिए इसके ऊपर सेकंड, 1 2 3, इसमें तीन ही अगर मोटा मोटी बोला है तो तीन ही टॉपिक है। तो ये दूसरी टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब यहाँ पे एज पर द रूल 1961 के तहत ऐसा बना दिया गया है कि यहाँ पे जो जो चीजें बताई गई हैं नीचे, उसमें पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, या तो पूरा का पूरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं है, इसमें डिफाइन कर दिया गया है। जैसे देखिए मान लीजिए रूल 8, रूल 7A, 7B1 एंड 7B1A, ये सारा का सारा रूल है। अब यहाँ पे देखिए रूल क्या बोला है, एसएससी इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया है एज पर रूल 8। तो वहां बोल दिया गया एग्रीकल्चर इनकम 60% है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 40% है। तो 60% क्या होगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, और 40% क्या होगा आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। अगर कोई एसएससी 5 लाख रुपए कमा रहा है एज पर सेक्शन 28 क्या है जी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो है वो है। तो इसको फिर 5 लाख में बिजनेस इनकम कितना हो जाएगा, 40%, 2 लाख, ठीक है,
2 लाख क्या हो गया आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब बिजनेस इनकम। और बैलेंस जो 3 लाख हो गया वो क्या हो गया आपका एग्रीकल्चर। उसी तरह 7A में क्या बोला गया है रबड़। एसएससी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़। ग्रो भी कर रहा है और रबड़ बना भी रहा है। रबड़ बनाने की भी प्रक्रिया है। मैं उसको सोच रहा था किसी पीपीटी से आपको दिखाने के लिए, लेकिन समय के अभाव के चलते मैं वो बना नहीं पाया। तो यहाँ भी एक प्रोसेस है कि आप लोग रबड़ कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्रीज है उससे कुछ प्रोसेस करके रबड़ बनाया जाता है। तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, आप ग्रो भी कर रहे हैं ट्री को और उस ट्री से रबड़ बना भी रहे हैं। तो क्या होगा 65% आपका क्या हो जाएगा जी एग्रीकल्चर इनकम एंड बैलेंस 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए कभी कभी आप याद कर लेते हैं कि 60% टी में आपका एग्रो इनकम है, 40% नॉन एग्रो इनकम है। रबड़ में क्या हो गया 65% आपका एग्रो इनकम है, 35% बिजनेस इनकम है। लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि 35% एग्रो है कि 65%। तो हमेशा याद रखिए, देखिए गवर्नमेंट हमेशा बेनिफिट्स देने के लिए देना चाहता है। तो हमेशा एग्रीकल्चर इनकम में आपका क्या होगा, जो ज्यादा परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपको 60% 65% ये सारी चीजें याद है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जा रहा है कि टी के केस में 40% एग्रीकल्चर इनकम है कि 60% एग्रीकल्चर इनकम है, तो हमेशा रखिएगा जो बड़ा वाला है वो हमेशा एग्रीकल्चर इनकम रहेगा। दोनों के केस में जो भी बड़ा रहेगा परसेंटेज वो क्या रहेगा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। रूल 7B क्या बोला, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया। कॉफी के केस में क्या होगा 75% एग्रीकल्चर इनकम है, 25% क्या हो गया नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब देखिए 7B1 और 7B1A बस थोड़ा सा वर्ड्स का अंतर है। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड यहां पे बोला जा रहा है, तो 75% ग्रोन किया और क्योर्ड किया। क्योर्ड किया मैंने उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके उसको एक एक बीज करके रखा गया। उसके बाद ग्रोन क्योर्ड अब उसको रोस्ट किया गया और ग्राउंडेड किया गया, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। अगर और दो वर्ड मिला दिया गया तब क्या होगा, आपको 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, 40% आपको नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम माना जाएगा, क्योंकि ये पूरा कमर्शियल जैसा हो गया। आपको अब इसको बेच देंगे आप और इसका भाव क्या रहेगा डबल ट्रिपल मिलेगा कॉफी में। तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या हो गया। अगर टी बना रहे हैं, टी के केस में ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 60% एग्रीकल्चर इनकम है, 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। उसी तरह रबड़ के केस में 65% एग्रीकल्चर है, 35% बिजनेस है। कॉफी को दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड 75% है और बिजनेस इनकम 25 बच गया बैलेंस। लेकिन कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट। मतलब अगर मान लीजिए कुछ इंग्रेडिएंट्स या तो फ्लेवर के लिए मिला रहे हैं या ना मिला रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ग्रोन प्योर रोस्टेड एंड ग्राउंडेड ये चारों चीज हो रहा है, तब क्या होगा एग्रीकल्चर इनकम 75% से घट के 60% हो जाएगा और बिजनेस 25% से बढ़ के 40% हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फिगर आपको याद करना पड़ेगा और दिमाग में ये रहना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम हमेशा 50% से ज्यादा ही रहता है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, सैलरी एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी कॉफी। देखिए पहले ऊपर हम लोग क्या बताए थे, कुछ भी सैलरी इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरा का पूरा क्या एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा पार्टनर्स के केस में। लेकिन जब ये सब बिजनेस में पार्टनर इन्वॉल्व है तो उसको भी ये प्रोपोर्शनेटली फॉलो करना पड़ेगा। सच रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट शैल बी ट्रीटेड एज पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली बिजनेस इनकम एज स्टेटेड। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा कि टी के केस में 60-40 हो गया, रबड़ के केस में 60 से 65% हो गया और कॉफी के केस में 65 to 75 हो गया। और अगर चारों चीज कर रहा है कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड तो टी की तरह हो गया। तो बस ये याद करना आपको टी और कॉफी बराबर है, लेकिन कॉफी में ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो टी और कॉफी का रेट बराबर है, 60% है, 60-40 60-40। अगर सिर्फ ग्रोन और क्योर्ड कर रहा है तो 75% हो जाएगा
कॉफी में, और रबड़ तो अकेले है ही 65%। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को डेटा यहां पे याद करना पड़ेगा, जो परसेंटेज है। अब देखिए यहां पे आ गया इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑन टैक्स कंप्यूटेशन। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए सेक्शन 10(1), इसके बाद हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे वो 10(1) ही रहेगा जी। 10(1) में क्या है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन, उसका सारा का सारा डिटेल्स दिया गया है सेक्शन 10 का, तो इसको भी क्लास हम लोग रख लेंगे। तो सेक्शन 10(1) of the act exempts agriculture income from tax as per our constitution, does not provide power to the parliament to levy taxes on agriculture income. However, 1973 an indirect method has been found। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है, पहले तो सरकार ने बोला कि भैया ठीक है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सरकार ने ये भी बोला कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है और आपके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो टैक्स को क्या किया जाएगा, लगाने का एक दूसरा तरीका उन्होंने बताया। मतलब सीधे तरीके से कान ना पकड़ के थोड़ा सा उल्टे तरीके से कान पकड़ा, गवर्नमेंट ने पकड़ा। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम रहेगा तो भैया ठीक है, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। बट इफ यू आर हैविंग बोथ एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन दैट केस द सिनेरियो इज डिफरेंट। तब जो टैक्सेशन लगेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या बताया गया है, कंडीशन पहले देख लीजिए। कंडीशन फॉर, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत स्मॉल क्वेश्चन रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मैं करवा दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। अभी देखिए इसमें क्या बोला है, द एसएससी इज एन इंडिविजुअल, एचयूएफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मतलब ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, कंपनी के ऊपर देखिए अप्लाई नहीं हो रहा है, फर्म के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और ये जो अपना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सब चीज में अप्लाई हो रहा है। पहला, एसएससी कौन होना चाहिए, मान लीजिए इंडिविजुअल एचयूएफ हो गया। दूसरा, एसएससी हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम exceeding the maximum amount of exemption। बोल रहा है कि एसएससी हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब देखिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ना आप बिजनेस इनकम पढ़िए, तब थोड़ा सा समझ में आएगा, तो नहीं तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब बिजनेस इनकम। आपके पास बिजनेस इनकम जो है वो क्या है, जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो लिमिट है उससे ज्यादा है। तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितना है जी, 2.5 लाख का रहता है। हाँ, 2.5 लाख नॉर्मल इंसान में ये क्या होता है, 2.5 लाख रहता है कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर कोई सिटीजन सीन है तो उसमें 3 लाख हो गया, कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख हो गया। ये अलग अलग है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्यों ऐसा बताया गया यहाँ पे कि एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख है या 3 लाख है या 5 लाख है। देखिए आज एग्जाम्पशन जो लिमिट है वो अलग अलग है। आज आज मान लीजिए आप सीएमए का मेंबर बन रहे हैं, तो सीएमए के मेंबर में हम लोग को मेंबरशिप फी देना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप सीनियर सिटीजन में आ गए, सुपर सीनियर सिटीजन में आ गए, तो उस समय कंसीडर करती है इंस्टीट्यूट कि हाँ आपसे मेंबरशिप अमाउंट थोड़ा सा कम लिया जाए इन कंपेरिजन टू द अदर मेंबर्स। जो यंग मेंबर्स है, जो 60 के नीचे हैं, उनका जो मेंबरशिप चार्ज रहता है, और जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं उनका मेंबरशिप कम लिया जाता है कि भैया आप थोड़ा सा है तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाए, क्योंकि यू आर वेटरन कॉस्ट अकाउंटेंट। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि जो एग्जाम्पशन लिमिट जो बनाया गया वो अलग बनाया गया। ऐसा नहीं कि 70 साल का बंदा भी वही टैक्स दे रहा है और हम भी वही दे रहे हैं। फायदा क्या है, हमारे खून, हम ज्यादा काम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम भी 60 65 70 बाद हम भी कम काम करेंगे। तो पेंशन की योजना, चाहे जो भी चीजें होती है आफ्टर रिटायरमेंट का योजना जो बनता है, इसी बेस पे बनता है कि आदमी तो हमेशा काम नहीं कर सकता है। उसीलिए क्या हुआ, आदमी को जब भी पैसा कमाए उसको सेव करे फ्यूचर के लिए, बुढ़ापे के लिए। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि आप क्लास 10 में, क्लास 8 में जितना दौड़ते थे अभी थोड़ा सा कम हो गया होगा। तो क्या होता है, ये एक एज के बाद, 60 के बाद, 65 के बाद, 70 के बाद आदमी बहुत ही मतलब इंटरेस्ट बहुत कम लेता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी सेविंग रहती है वही काम होता है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला रहेगा कि एसएससी क्या रहेगा, वो इंडिविजुअल या एचयूएफ ये रहेगा। दूसरा कि जो एसएससी का बिजनेस इनकम है वो बिजनेस इनकम जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा रहे। देखिए ये रूल कब अप्लाई हो रहा है,
जब आपका एग्रो इनकम एंड नॉन एग्रो इनकम दोनों इनकम है, तो ये 3 कंडीशन आपके पास रहना चाहिए। पहला कि एसएससी इंडिविजुअल रहना चाहिए, एचयूएफ रहना चाहिए। दूसरा, जो बिजनेस इनकम है, जो बिजनेस इनकम है तो उसका जो बिजनेस इनकम है उसका क्या रहना चाहिए, वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, ज्यादा रहना चाहिए इन द सेंस, जैसे 2.5 लाख रुपया हो गया नॉर्मल के लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई के लिए। सीनियर सिटीजनशिप है, सीनियर सिटीजनशिप के लिए 3 लाख आता है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। और तीसरा कंडीशन है कि एग्रीकल्चर इनकम एसएससी वो क्या रहना चाहिए, 5,000 से ज्यादा रहनी है, 5,000। जो एग्रीकल्चर इनकम कैसे कमाएंगे भैया, खेती करके कमाएंगे, या तो हम किसी को बटैया में दे दिए हैं, या तो हम रेंट दे दिए अपने खेत को, किसी तरीके से आपको पैसा आ रहा है। ये पैसा आपको कैश में भी मिल सकता है या तो काइंड में भी मिल सकता है। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं यहाँ पे, ये जो एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या है, वो पैसा आपको कैश में भी मिल सकता है और काइंड में मिल सकता है। देखिए क्या हुआ, टैक्स पॉइंट, रेंट में बी इन कैश और काइंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यहाँ पे बार्टर सिस्टम है। मान लीजिए आप किसी को खेत दिए कि भैया ठीक है, कोई ग्वाला ले लिया, वहां पे अपना गाय भैंसिया अपना रख रहा है, तबेला बना लिया। आप बोले कि भैया हमको 10,000 रुपया महीना तुमको देना पड़ेगा पैसा, 10,000 ज्यादा हो गया थोड़ा सा, मान लीजिए 5,000 रुपया देना पड़ेगा। बोलता ठीक है भैया, तो दूधे दे रहा है, तो ये दूध क्या हो गया, दूध काइंड में हो गया। आज मान लीजिए अमूल का दूध हम 66 रुपीज लीटर खरीदते हैं, गांव में थोड़ा सा कम है, 55-50 हो गया। तो एक मान लीजिए हम 85 मान ले रहे हैं मिनिमम, जहां पे हम कर रहे हैं। तो जितना दूध भैया 2 लीटर या 3 लीटर दे रहा है महीना, दे रहा है 150 लीटर, 150 लीटर इंटू 50 कर देंगे, 15-25-75, 7-5-7 हजार, 7,500। तो वही बोल आता है कि अगर रेंट कैश में ना दे सके, काइंड में भी दे रहा है, तो उसको हम लोग मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम ही। और दूसरा, एसएससी में बी द ऑनर और टेनेंट ऑफ सच लैंड, ये टैक्स पॉइंट है। ऐसा नहीं कि आपका एग्रीकल्चर लैंड के आप मालिक है तभी ये अप्लाई होगा। आप टेनेंट भी हो सकते हैं, टेनेंट्स कर, आप टेनेंट है, आप उसको पैसा दे के आप लिए हैं, टेनेंट मतलब किराया, और उससे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारा का सारा चीज फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, बशर्ते कि आप टेनेंट हो। तो ये दो मैंने आपको दिखा दिया, इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो हम लोग देख रहे थे कि कंडीशन फॉर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो पहला एसएससी रहना चाहिए इंडिविजुअल एचयूएफ, ठीक है। और दूसरा क्या रहना चाहिए कि आपका मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा रहना चाहिए बिजनेस इनकम, तभी अप्लाई होगा। और तीसरा, एग्रीकल्चर इनकम आपका एसएससी 5,000 रुपए से ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट भी दिया गया है, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूडिंग एग्रो इनकम। स्टेप 1 बता दिया। पहले आप क्या कीजिए, बिजनेस इनकम और एग्रो इनकम दोनों जोड़ के आप उसको टैक्स निकालिए। टैक्स निकालना तो जानते ही हैं। मान लीजिए कि आज एग्रो इनकम मान लीजिए कि 3 लाख हो गया, नॉन एग्रो इनकम 4.5 हो गया, तो जोड़ देंगे 4.5 लाख और 3 लाख, 7.5 लाख। उसके ऊपर हम लोग टैक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख हटा देंगे, उसके ऊपर 5%, उसके ऊपर 20%, जो भी रूल है अपना लगा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स निकल गया किसके ऊपर, बिजनेस इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा स्टेप, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम मैंने आपको कितना बताया था, 3 लाख रुपए, प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितना हो गया, मान लीजिए हम इंडिविजुअल है, हाँ, बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो 2.5 लाख रुपया हो गया मान लीजिए। तो 2.5 लाख और प्लस एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख माना था, 3 2 5 5.5 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट कर लीजिए। तो पहला टैक्स क्या है, बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, उसके ऊपर टैक्स निकालना है। दूसरा क्या है, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, इसके ऊपर टैक्स निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस, मतलब सेस एंड हायर एजुकेशन सेस अभी उसके इसके ऊपर लगाएंगे। क्या करेंगे, टैक्स एज पर स्टेप 1 माइनस टैक्स एज पर स्टेप। स्टेप 1 में जो टैक्स आया माइनस स्टेप, जो डिफरेंस आ गया वही आपका टैक्स हो गया। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सेस लगा देंगे।
ठीक है, यहाँ पे देखिए इसी को पिक्टोरियल रूप में दिया गया, एसएससी हैविंग एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज द नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एसएससी इज एन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और अदर एसएससी लाइक कंपनी फर्म नो पार्शियल इंटीग्रेशन। इसको पार्शियल इंटीग्रेशन बोला था, इस चीज का नाम है पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल का मतलब क्या होता है, आधा अधूरा, पार्शियली, और इंटीग्रेट करना माने मिलाना, माने जो आधा आधा है उसको मिलाना, एग्रो प्लस नॉन एग्रो को मिलाना। तो यहाँ पर देखिए जी, यहाँ बता दिया गया जो कंपनी और फर्म रहेगी उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। एसएससी जो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है उसके ऊपर अप्लाई होगा। कब होगा, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा हो तो। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है एग्रीकल्चर इनकम ऑफ एसएससी एक्सीड्स 5000। 5000 भी रहेगा तो नहीं करेंगे, 5000 से ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो बोलता इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 5000। यहाँ पे वैसा नहीं बोला गया, यहाँ बोला गया एक्सीड्स 5000। तो एग्रीकल्चर इनकम आपका 5000 से ज्यादा रहेगा तब, प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना रहना चाहिए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा रहना चाहिए, एक्सीड्स। बराबर भी रहेगा तो नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, एसएससी हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। एक्सीडिंग मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जब दो केस रहेगा तो हम लोग पार्शियल करेंगे, 5000 से ज्यादा और आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा आपका बिजनेस इनकम रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए जी, ये क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा। एक क्वेश्चन है पार्शियल इंटीग्रेशन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं भी नहीं तो इसको मैं करवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लास को यहाँ पे विराम दूंगा। मिस्टर एक्स हैज 42 years, हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3,25,000, एग्रीकल्चर इनकम 255। तो देखिए जी, यहाँ पर मिस्टर एक्स मतलब ये इंडिविजुअल हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा, आपका एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5000 से ज्यादा है, दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरा, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब बिजनेस इनकम होगा, मैक्सिमम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना 2.5 लाख है, उससे ज्यादा रहना चाहिए, ये भी है। मतलब ऑल थ्री कंडीशंस आर फुलफिलिंग, सो वी कैन यूज द पार्शियल इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन, पहला देखिए यहां पे बता दिया गया है, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। टोटल इनकम मतलब क्या हुआ, एग्रो प्लस बिजनेस। तो यहां पे क्या हुआ जी, एग्रो कितना हो गया आपका, एग्रो हो गया 255 और बिजनेस कितना हो गया 325, 325, इसको हम ऐड कर देंगे और 55, 5, 60, 70, 80, 580। तो इनकम टैक्स ऑन 5,80,000 के ऊपर हम लोग टैक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप लोग जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख तक छूट रहेगा, उसके ऊपर फ्लैश स्लैब रेट में हम लोग लेके चलेंगे, 580 के ऊपर हम लोग निकाल देंगे। इसमें आप शेष एजुकेशन शेष अभी 4% वाला ना जोड़िएगा, वो बाद में जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो स्टेप 2 निकालना है, उसके बाद स्टेप 1 - 2 कर देना है, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन एग्रो इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। तो एग्रो इनकम और मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, एग्रो इनकम कितना है 255 और प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितना है 2.5, मतलब 224 मतलब 505 मतलब 5,05,000। तो सीधा यहाँ पर देखिए लेस कर दिया है, मतलब 1 - 2 करना ही है, तो 1 - 2 एग्रो इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे 13,500। तो 28,500 माइनस 13,500 15,000 आ गया। ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 87A के अंदर तो 12,500 का आपको डिडक्शन मिलता ही है। वो क्या है, 5 लाख तक जो इनकम रहता है उसके ऊपर छूट मिलता है। तो हम पढ़ाए थे 87A, रिबेट अंडर 87A 12,500। अगर आप देखिए, अभी आप लोग को तो एग्जाम में करना पड़ेगा 12,500, लेकिन जैसे हम लोग प्रैक्टिकल का भी करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल में जाके, अगर आप यहाँ पे 12,500 अब देना भूल भी गए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वहां पे 12,500 ला के बैठा देगा, आपको टेंशन नहीं होगा कि मैं भूल गया, वहां पे लग जाएगा। तो उसीलिए, लेकिन एग्जाम में आप लोग को याद करना पड़ेगा कि हमको रिबेट देना है। ठीक है, तो रिबेट देने के बाद कितना आ गया 2,500, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, कितना 4% किसका होता है, जो टैक्स लाइबिलिटी आती है 2,500। तो 2,500 के 4%, 25 चौका 60, 100 रुपीज, 2,600 रुपया आपका आ गया। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया, आप उसको ये भी देखिए, टेस्ट योर सेल्फ, इसमें कुछ क्वेश्चन हमको अगर प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ये चारों क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि छोटा क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आएगा ही। और उसके बाद एक ये जो रबर टी कॉफी, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग हमको बताइएगा। तो आज मैं भी जा रहा हूँ मैच देखने, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरटेनिंग मैच हो रहा है। तो जैसा भी होगा मुझे बताइएगा, और इस चैप्टर को आप रिवाइज कीजिएगा। बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, एंड ऑल चैप्टर्स इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स ओनली। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2 में क्या बताया गया है, एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका ये जो रूल 7A 7B रूल 8 7(1)B ये जो बताया गया है रबर टी और कॉफी के लिए, उसका है। और तीसरा है पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन में एग्रीकल्चर इनकम प्लस बिजनेस इनकम रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग 3 स्टेप्स में उसका टैक्सेबिलिटी निकाल के किया गया था। बस इस चैप्टर में ही तक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो क्लास को ओवर किया जाए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। ये अभिषेक भैया हेलो, अभिषेक भैया हेलो।